गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है। तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने। तो अभी आईआईटी बॉम्बे ने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया है। तो ये खास प्रकार का माइक्रोस्कोप है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तरह का माइक्रोस्कोप है जो डायमंड के अंदर मौजूद नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर की मदद से बहुत सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों को 3D में देखने की क्षमता देता है। और आप कह सकते हो दुनिया में बहुत कम देशों के पास ये तकनीक है। मतलब जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं उससे आप केवल सतह तक, किसी भी चीज की सतह तक आप देख सकते हो, लेकिन ये जो क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है ये किसी भी वस्तु के अंदर छिपी परतों तक में हो रही चुंबकीय गतिविधि को देखने में सक्षम बनाता है। और ये जो क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है केवल कमरे के तापमान पर ही काम करता है, ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, क्वांटम से ही संबंधित कुछ मैं आपको बातें बताता हूँ, कुछ प्रश्न है ये करंट अफेयर्स के। जैसे कि टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया का पहला क्वांटम चिप ये तैयार किया माइक्रोसॉफ्ट ने। गूगल ने भी अभी विलो नाम से एक क्वांटम चिप लॉन्च किया था। भारत ने अपने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कब मंजूरी दी थी? 19 अप्रैल 2023 को। और इसके लिए बजट रखा है 6003.65 करोड़ रुपए। और किसने अपना 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप कॉन्डोर को लॉन्च किया था? आईबीएम ने। एक डे भी होता है, वर्ल्ड क्वांटम डे, 14 अप्रैल को होता है। चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया? साउथ अफ्रीका। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। डीआरडीओ ने एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर खोला नई दिल्ली में। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये आपको मिलेगी अमरावती आंध्र प्रदेश में। बाकी जो आज हमने प्रश्न पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा कि भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप ये तैयार किया आईआईटी बॉम्बे ने। कुछ आईआईटी से भी संबंधित प्रश्न आपको रिवाइज कराता हूं। अगर पूछे कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र क्लेंज स्थापित करने के लिए समझौता किया आईआईटी हैदराबाद के साथ। इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप आइरिस विकसित करेगा आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। किस आईआईटी में टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया? आईआईटी कानपुर। ये एक तरह का टेक्निकल फेस्टिवल है। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां पर खोला? दुबई। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां बनाया गया? लद्दाख में। किसके द्वारा? आईआईटी हैदराबाद। दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की? आईआईटी कानपुर। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल ये भारत जेन है, इसको डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे ने। ड्रम एप्लीकेशन इसको तैयार किया आईआईटी कानपुर ने। और आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मशरूम के कचरे और प्राकृतिक एंजाइम लैकेस से बनी एक नई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भीमा तकनीक को विकसित किया। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप पे रहा एमआईटी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। और भारत में टॉप पे आईआईटी दिल्ली है जो पूरी लिस्ट में 123वें स्थान पर है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कृषि अपशिष्ट से पैकेजिंग सामग्री का निर्माण किया। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में आता है कई बार ये पॉइंट। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? शक्ति है। इसको तैयार किया आईआईटी मद्रास ने। और हमारे जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने आईआईटी मद्रास में अग्नि शोध नाम से एक रिसर्च सेल की स्थापना की थी। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में। और अभी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स को पहली बार जारी किया गया। किसने? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर के। और इसमें टॉप पे पटना जिला रहा था, मतलब बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। किस आईआईटी ने एआई संचालित शिक्षण ऐप टूटोस को लॉन्च किया? आईआईटी पलक्कड़। एनआईआरएफ 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पे था आईआईटी मद्रास। इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी टॉप पर है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इन्होंने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया? यूएई। वहां पे जो अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस है वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो इन सब कारण से ये सब आईआईटीज भी जो न्यूज में थे मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रेलवे ने वेगन सुरक्षा के लिए एआई आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की है? तो आंसर होगा दृष्टि, इसका नाम है। तो दृष्टि क्या है? एक एआई संचालित कंप्यूटर विजन प्रणाली है जो वेगन होते हैं, जो रेलवे में वेगन होते हैं जो सामान लेकर के जाते हैं, उनके दरवाजों को, लॉकिंग मैकेनिज्म को और सीलिंग की स्थिति स्वतः पहचान कर सकता है। जैसे ट्रेन तेज गति में चल रही है, स्पीड में चल रही है, उसके बावजूद ये सिस्टम सटीक डेटा लेकर के लॉक की सटीकता का विश्लेषण करता है। इसे पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया गया, मतलब ये स्वदेशी है।
मतलब अगर वैगन का लॉक खुला हुआ है, क्योंकि वैगन में क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सामान रखे होते हैं, महंगे महंगे सामान रखे होते हैं, बहुत सारे सामान रखे होते हैं। तो अगर लॉक खुला हुआ है तो वो गिर सकते हैं, वो चोरी हो सकते हैं। मान लो किसी ने उसकी सील तोड़ दी हो, उसके साथ छेड़खानी की हो, तो ये सिस्टम सारे संकेत आगे जो भी नियंत्रण कक्ष होगा वहां तक पहुंचा देगा, अलर्ट भेज देगा किसी भी तरह का कि हाँ भाई ये लॉक खुला हुआ है, इस वैगन का लॉक खुला हुआ है, यहाँ पे सील टूट गई है, यहाँ पे किसी ने छेड़खानी की है। तो जब हमें इसके बारे में तुरंत पता लग जाएगा तो हम तुरंत कोई एक्शन ले सकेंगे, हम जाकर के फिर से लॉक लगा सकेंगे या जो भी एक्शन लेना होगा वो ले सकेंगे। और इससे फायदा क्या होगा, बात साफ है, इससे वैगनों में होने वाली चोरी और छेड़छाड़ की घटनाओं को कम किया जा सकेगा, उसमें कमी आएगी। और इसे बनाया किसने है, हमने कहा स्वदेशी है, तो बनाया किसने, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी ने मिलकर के। तो दृष्टि इसका नाम है, याद रखना। बाकी रेलवे से और क्या प्रश्न अभी करंट अफेयर्स में बने, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी बनी थी, आइजोल, जो मिजोरम की है। और 100% रेल मार्ग को विद्युतीकृत इलेक्ट्रीफाइड करने वाला 24वां राज्य बना गुजरात। भारतीय रेलवे का विद्युतीकृत इलेक्ट्रीफाइड होने का लक्ष्य है 2025-26 का। भारतीय रेलवे के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2030 का। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन बन रहा है गुजरात के दाहोद में। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में, जो कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में चलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना ये फरवरी 2023 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य था देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना, यानी कि आधुनिकीकरण करना। और ये न्यूज में क्यों है, अभी अभी मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया था। रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया जापान ने। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहां पर खोली, मानेसर हरियाणा में, जिसका प्लांट है वहां पे। और मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट बिहार के सारण जिले में है पहली बार ये। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि पहली बार यहां बने निर्मित इंजन विदेश में निर्यात होंगे। किस देश में, गिनी देश में। गोमती नगर रेलवे स्टेशन ये उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है। जबकि याद रखना, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बोलेंगे जिसे प्राइवेटाइज किया गया था, वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जिसे अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 नवंबर को। तो हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। 16 नवंबर को ही क्यों, क्योंकि भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इसने काम करना शुरू किया था 16 नवंबर 1967 1966 को। इसीलिए 16 नवंबर को हम ये दिन मनाते हैं। वैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं रंजना प्रकाश देसाई। इसके पहले चेयरमैन कौन थे, JR मुधोलकर थे। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, नवंबर में अभी तक हमने कौन कौन से दिवस मनाए। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे और अभी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में हमने मनाया। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इसरो ने किस राज्य की बबिना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में है ये। अभी इसरो ने उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबिना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का भी सफल परीक्षण किया है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया गया था। ये वो क्रू मॉड्यूल है जिसमें अंतरिक्ष यात्री वापस बैठ करके पृथ्वी पर आएंगे। और अभी इसी कड़ी में इसरो ने इन पैराशूटों का परीक्षण किया है। ये पैराशूट क्या करेंगे, जो अंतरिक्ष से ये जो क्रू शिप है ये जब वापस धरती पर आएगा तो वो बहुत स्पीड में आएगा। अगर उसकी स्पीड कम नहीं करी गई तो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण उसमें आग लग जाएगी। तो उसकी स्पीड हमें कम करनी होगी और उसके लिए हम इन पैराशूटों का इस्तेमाल करेंगे और उसी का यहाँ पे अभी परीक्षण किया गया, टेस्टिंग किया गया। टोटल कितने पैराशूट लगे हुए हैं, 10 पैराशूट। अच्छा, मैंने अभी कहा कि ये जो
क्रू कैप्सूल था, इसका हमने परीक्षण किया था। कहां पर किया था? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। गगनयान मिशन ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है और इसके लिए हमने 4 जनों को चुना था, जिसमें से 3 ग्रुप कैप्टन है, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप, और एक विंग कमांडर है शुभांशु शुक्ला। और इनसे पहले हम एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजेंगे, उसका नाम है व्योमित्र। तो गगनयान मिशन को हम अब कब तक लॉन्च करेंगे? 2027 अभी नई डेट दी है। और किस रॉकेट से लॉन्च करेंगे? LVM-3 रॉकेट से। इसरो लॉन्च करेगा। तो इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1969, हेडक्वार्टर बंगलुरु। चेयरमैन है वी नारायणन, 11वें नंबर के हैं। मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के सुनापुर और गोल्डन बीच को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला, सर्टिफिकेट मिला? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के सुनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। सुनापुर बीच को लगातार तीसरी बार ये सम्मान मिला है और पुरी का जो गोल्डन बीच है 7वीं बार इस सूची में शामिल हुआ है। और ये जो सर्टिफिकेट है कौन देता है? डेनमार्क की एक संस्था है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सर्टिफिकेट देती है। ये बताता है कि बीच जो है, समुद्री बीच, वो साफ सुथरे हैं, पर्यावरण के हिसाब से टिकाऊ है और पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। और अभी इन 2 बीचों को मिला है, ये उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा आपको लेकर के चलते हैं। ये रहा मैप में उड़ीसा। ये जो आपको दिख रही है ये चिल्का लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील आप कह सकते हो, चिल्का लेक। कैपिटल उड़ीसा की होती है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। यहाँ का राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का ट्री, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। हीराकुड बांध है महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप, इसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, यहीं पर है। क्लासिकल डांस उड़ीसी हो गया और क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया हो गई। कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पैगोडा कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें, नुआखाई फेस्टिवल हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता वंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व, धनु यात्रा उत्सव हो गया। बाकी शक्ति श्री कार्यक्रम ये यहाँ पे शुरू हुआ। उद्देश्य है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, यानी कि सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये भी अभी हुआ था भुवनेश्वर में। इसके अलावा उड़ीसा का कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 दिया गया हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। उड़ीसा हैंडलूम की अभी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित बनी थी। और भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ? भुवनेश्वर में। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक कैपेसिटी हब। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन हुआ विशाखापत्तनम में। मतलब होगा 2026 में, 2025 वाला पूरी उड़ीसा में हुआ। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। 28वां आसियान TT टीम चैंपियनशिप 2025 ये भारत में हुआ। भारत में भी कहा? भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा के देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दे दी गई। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट उड़ीसा के गोपालपुर में बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो उड़ीसा से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कुमकी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश के जो डेप्यूटी CM है, ये साउथ की सुपरस्टार भी हैं, पवन कल्याण उनका नाम है। और इन्होंने राज्य के चित्तूर जिले में एक कुमकी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। मतलब यहाँ पर कुमकी हाथियों को मानव बस्तियों में भटकने वाले जंगली हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने हनुमान परियोजना को भी शुरू किया। तो ये वन्य जीवों के पोषण, उपचार और उनकी निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ले चलते हैं आपको आंध्र प्रदेश। ये रहा मैप पे आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं, गवर्नर है S अब्दुल नजीर। राजकीय पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम का, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, करिंका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
उगादी फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, डेक्कन फेस्टिवल हो गया, कुचिपुड़ी नृत्य है यहाँ का, क्लासिकल डांस है। और नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर हो गया, पुलिकट लेक है, कोल्लेरू लेक है यहाँ पर। उसके अलावा नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी डांगेती जानवी, वो आंध्र प्रदेश से हैं। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में से पहला जो आईएनएस नीलगिरी था उसको तैनात किया गया था विशाखापत्तनम में। डीजी लक्ष्मी योजना शुरू हुई। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहां पर खुलेगा? अमरावती आंध्र प्रदेश। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 हुआ विशाखापत्तनम में। ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 हुआ आंध्र प्रदेश में। अन्नदाता सुखी भव योजना यहाँ शुरू हुई। 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 हुआ विशाखापत्तनम में। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, याद रखना। और अभी पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया। उसके अलावा प्रोजेक्ट 17A के तहत अभी 2 और स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट को नौसेना में शामिल किया गया था। उनके नाम है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हेमगिरी। कहाँ से? विशाखापत्तनम से ही। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन होगा विशाखापत्तनम में। ये हमने पढ़ लिया ना अभी। हाँ, उड़ीसा में पढ़ा था क्योंकि अभी 2025 वाला पूरी उड़ीसा में हुआ। स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन ये शुरू हुई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ने तिरुपति में एक अंतरिक्ष शहर और मदकसीरा में 2 रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। अभी इसी के लिए स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी जो हैदराबाद की है उसके साथ इन्होंने समझौता किया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये सारे पॉइंट्स हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल में विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहां पर हुई है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी विजयनगर काल के 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज अभी तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले के कोविलूर गांव में एक शिव मंदिर की मरम्मत के दौरान हुई है। ये सिक्के एक मिट्टी के बर्तन में मिले हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिक्के लगभग 600 साल पुराने हैं। इन सिक्कों पर विजयनगर शाही सत्ता का प्रतीक सुअर का चिन्ह है और माना जाता है कि ये हरिहर द्वितीय या कृष्णदेव जैसे शासकों के शासनकाल के दौरान ढाले गए भक्तिपूर्ण उपहार हैं। तो कहाँ मिले भाई? तमिलनाडु में। तो चलते तमिलनाडु। ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई होती है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये उंगलिल ओरुवन। गवर्नर आर.एन. रवि। राजकीय पशु नीलगिरी ताहर पक्षी है एमरोल्ड डोव। वृक्ष है ताड़ का यानी कि पाम ट्री। पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुक्कुर्ती नेशनल पार्क है और शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और 2 यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और फेस्टिवल्स देखें, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चिथिरई महोत्सव हो गया, हेताई अम्मन महोत्सव हो गया। और करंट अफेयर्स के कुछ और प्रश्न देखो यहाँ से। तो भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया था? चेन्नई में। पीएम मोदी ने तुतिकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव शुरू किया था। ये तुतिकोरिन एयरपोर्ट यहीं पर है। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपनी 15वीं बैठक का आयोजन किया था। वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है विनफास्ट और ये भारत में अपना पहला प्लांट शुरू करेगी तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में। मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना यहाँ पे शुरू हुई। और वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बाद। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए दूसरी मरीन एलिट फोर्स स्थापित की। तमिलनाडु का पहला शहर जिसने सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स लॉन्च किया वो बना था चेन्नई। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ से याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आधी मादा आधा नर शरीर वाली दुर्लभ मकड़ी जिसको नाम दिया है डेमरचस इनाजुमा, इसकी खोज कहां पर हुई? तो आंसर होगा थाईलैंड में। तो अभी थाईलैंड में वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति की खोज की है जिसमें आधा नर और आधा मादा शरीर के असाधारण लक्षण पाए गए हैं। मतलब उसका आधा शरीर तो नर वाला है और आधा मादा वाला है। इस प्रजाति को नाम दिया डेमार्कस इनाजुमा। आप फोटो में भी देख सकते हो। एक तरफ का जो हिस्सा जो चमकीले रंग का है वो उसमें मादा लक्षण है, जैसे कि बड़े नुकीले दांत इसमें दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ नर वाला हिस्सा है जो धूसर सफेद रंग का है
उसमें नर लक्षण है जैसे कि छोटा आकार का होना। तो ये है आधा नर आधा मादा वाली मकड़ी। ये मिली है कहाँ पे? थाईलैंड में। तो ये रहा मैप में थाईलैंड। थाईलैंड याद है, इसे सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। इसका पुराना नाम है सियाम। मैत्री एक्सरसाइज, अयुत्या एक्सरसाइज हम करते हैं इसके साथ में। कैपिटल बैंकॉक हो गई है, करेंसी है थाई बहत। प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चारनबेराकुल। आपको याद है ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला ये तीसरा देश बना था थाईलैंड। पीएम मोदी ने कहां पर संवाद कार्यक्रम 2025 को संबोधित किया? थाईलैंड। 2025 में अभी जो छठा बिम्स्टेक समिट हुआ उसको होस्ट किया थाईलैंड ने। अब इसे होस्ट करेगा बांग्लादेश। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष खुनिंग पटामा बनी थी, जो थाईलैंड से हैं, इस पद पर आने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन अभी भारत में हुआ था, तेलंगाना में 72वां एडिशन हुआ था, 72 नंबर का। इसको जीता था ओपल सुचाता ने, वो थाईलैंड से ही है। अभी मैत्री अभ्यास भी किया था हमने थाईलैंड के साथ में, मेघालय के उमरोई में, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कौन दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? तो आंसर होगा भारत। तो भारत अभी दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। देश में अब तक 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए हैं। पेटेंट फाइल करने का मतलब, जब भी आप कोई नई चीज बनाते हो, जब भी आपने कोई आविष्कार किया, कोई अपने दिमाग से नई चीज बनाई, तो उसका पेटेंट लेते हो ताकि उसे कोई कॉपी ना कर सके, उसको कोई चुरा ना सके। तो इसी मामले में भारत दुनिया में छठे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है, मतलब सबसे ज्यादा पेटेंट कहां पर फाइल हुए या किस देश ने फाइल किए? तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे जापान है, भारत छठे स्थान पर है। अच्छा, कुछ रैंकिंग में आपको और रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि देखो, अभी मानव विकास सूचकांक आया था, उसमें भारत की रैंक है 130, टॉपर आइसलैंड था। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत 102 रैंक पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है। फिर चौथे पे डेनमार्क है, पांचवें पे नीदरलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉपर स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स टॉपर डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा जिला टॉपर रहा? मिजोरम का हनहतियाल। और ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स में टॉपर सिंगापुर रहा, और भारत में टॉपर बंगलुरु है, जो पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंबाबाजी के सफेद संगमरमर को अभी जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के अंबाबाजी क्षेत्र से निकलने वाला एक उच्च गुणवत्ता वाला संगमरमर है, और इसी को अभी जीआई टैग मिला है। ये अपनी शुद्धता, बढ़िया बनावट और कम जल अवशोषण के लिए जाना जाता है। कई बड़े बड़े मंदिरों में यहाँ के संगमरमर का इस्तेमाल होता है। जैसे अभी लेटेस्ट राम मंदिर बना था, वहां पे इसी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। ठंडा रहता है, ये दिखने में अच्छा लगता है, इसकी सफेदी बहुत अच्छी है, खराब नहीं होता लंबे समय तक। तो इन्हीं सब क्वालिटियों के कारण अभी इसको जीआई टैग दिया गया। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अधिनियम है 1999 का, लागू हुआ 2003 में, पहली बार दिया गया था 2004-5 में। दार्जिलिंग टी पश्चिम बंगाल को किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 सालों के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद फिर से आपको अप्लाई करना होगा। और अभी 2-4 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी सिक्किम के भी 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। एक तुंग बुक है, जो कि 3 तार वाला वाद्य यंत्र है, और एक है पुमटोंग पुलित वाद्य यंत्र, जो बांस की बनी हुई बांसुरी है। तो ये सिक्किम के 2 लेप्चा वाद्य यंत्र थे। लेप्चा समुदाय इनको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लेप्चा वाद्य यंत्र बोलते हैं, इनको भी जीआई टैग मिला था। और अभी जो आज हमने पढ़ा वो गुजरात का अंबाबाजी क्षेत्र का, मतलब जो सफेद संगमरमर है, उसको जीआई टैग मिला। अब बात गुजरात की हो रही है, तो चलो गुजरात भी ले चलते हैं। ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। नृत्य होता है गरबा डांडिया। वंसडा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, और दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। कुछ करंट अफेयर्स भी है यहाँ से, जैसे कि एनएचएआई नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां पर शुरू किया? गुजरात में, नेशनल हाईवे 48 पे।
कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 हुआ अहमदाबाद में, इसमें टॉप पे रहा था भारत, जिसने 4 गोल्ड 6 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज जीते। और 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 ये भी भारत में हुआ अहमदाबाद में। इसका मैस्कॉट था जलवीर। और अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री, इन्होंने भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था नारायणपुर अहमदाबाद में। 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025 ये हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। गृह मंत्री अमित शाह ने ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया गांधीनगर में। अहमदाबाद के साबरमती में एशिया का सबसे बड़ा रेल कमांड सेंटर का अनावरण किया गया। गुजरात का चौथा सोर गांव ये धोरडो गांव बना, जो कि भारत का पहला, जबकि भारत का पहला सोर गांव ये भी आपको गुजरात में मिलेगा, मोढेरा गांव। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने धोरडो गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज भी घोषित किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि WHO की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा टीबी मामले में गिरावट आई है भारत में। फिर पूछा विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने शुरू करने की घोषणा की, सिंगापुर। फिर पूछा अभी पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया, BSF। और पहला राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, मणिपुर। और मुद न्यूमा एयरबेस कहां पर शुरू हुआ, लद्दाख। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालू मर्दा थिमक्का का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट का उद्घाटन कहां पर किया, सिक्किम में। जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को। गरुड़ अभ्यास का आयोजन हुआ अभी भारत फ्रांस के बीच में, कहां पे, फ्रांस में। और आखिरी प्रश्न था किस देश ने फिटनेस और एकता को बढ़ावा देने के लिए वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया, UAE ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो आपसे पूछा कि 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आंसर होगा अमेरिका। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।